हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI02 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिया जाए, क्योंकि 80% संभावना है ये क्वेश्चन आने का। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आ जाती है तो आप यह वीडियो देख के यह प्रश्न बना सकते हैं और विस्तार से। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जा सकता है। तो 20 नंबर में पूछा जाने का मतलब है कि कम से कम 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इस वीडियो में 20 नंबर का 2 क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 500 शब्दों में इस प्रश्न को बताना है। तो 502 प्रश्न बताएंगे तो 1000 शब्द, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे या आप स्पीड बढ़ा के भी इसे देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये इस होगा क्या कि आपके एग्जाम में यदि सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको होगा कि यदि इस क्वेश्चन का तैयारी नहीं था तो आप ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें लिखना क्या है और किस टाइप से लिखना है, जो कि आपको 20 नंबर में कम से कम 15 से 16 नंबर आ जाए। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। EHI02 का इससे पहले भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए आरंभिक वैदिक काल में जो है समाज, किस टाइप का समाज होता था, वहाँ का अर्थव्यवस्था किस किस पर निर्भर करता था, और राजनीतिक मतलब कि राजा जो प्रशासन चलाते थे उसका किस टाइप से चलाते थे, उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करना है इस प्रश्न में। आइए इसको विस्तार से उत्तर देखते हैं, और ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि इस प्रशासन में वैदिक काल में अर्थव्यवस्था किस टाइप का था। देखिए आर्थिक क्षेत्र में अशातित उन्नति होना स्वाभाविक था, क्योंकि आर्यों की संख्या बढ़ रही थी। अन्य प्रारंभिक सभ्य देशों की भांति वैदिक काल में भारत में भी कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग तथा छोटे बड़े पैमाने पर वाणिज्य व्यवसाय जीवन यापन का साधन रहा है। मतलब कि अदर देश के भांति यहाँ पर भी वैदिक काल में भी कृषि, पशुपालन, गृह उद्योग आदि जो छोटे बड़े पैमाने थे व्यवसाय थे, इस पर निर्भर करते थे। इन साधनों का विवरण निम्न है। देखिए कोई भी काल जो है ना, सबसे मुख्यतः जो है कृषि या पशुपालन पर ही निर्भर होता था। इसलिए सबसे पहले हम वैदिक काल में भी जो है ये भी कृषि पर ही ज़्यादा निर्भर थे। देखिए कृषि कृषि के बारे में जानते हैं। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग ग्रामीण में ही रहते थे, शहर नहीं बसा था। देखिए अतः कृषि तथा पशुपालन लोगों की मुख्य आजीविका थी। तो गाँव आर्य जो है लोग, वहाँ आर्य के वैदिक काल में जो लोग हैं गांव में बसते थे, वहाँ का मुख्य व्यवसाय या लोगों का जो अपना जीवन यापन करते थे वह कृषि पर ही निर्भर थे। ग्राम उनके आर्थिक संगठन का आधार था। ग्राम जो है उसके आर्थिक संगठन का आधार था, यानी कि वह कई परिवार मिल के एक गाँव में रहते थे, तो उसी को गाँव कहा जाता था वैदिक काल में। गाँव के चारों ओर कृषि योग्य भूमि तथा हरे भरे चारागाह होते थे। पूर्व वैदिक काल तक कृषि प्रारंभिक अवस्था में ही थी। कृषि में हल बैल का प्रयोग होने लगा था। आर्यों की मुख्य पैदावार थी अनाज, विशेषकर गेहूँ, जौ, मसूर, उड़द, तिल आदि। दूसरा आ जाते हैं कि इसका मुख्य व्यवसाय मतलब मुख्य कृषि में जो करते थे वह क्या था, पशुपालन। देखिए पशुपालन पशुपालन आर्यों का मुख्य पेशा था। लोग बड़ी संख्या में गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, गधे आदि पशुओं को पालते थे। गांव के चारों ओर हरा भरा चारागाह होता था। पालतू पशुओं में
गाय के बाद घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, पालतू पशु में सबसे ज़्यादा महत्व था गाय का, ठीक है? उसके बाद घोड़ा का था। तो गाय को इसलिए तो गाय से दूध हो जाता था, और घोड़ा इसलिए था कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यह तेज़ी से रफ्तार देता था जाने के लिए। देखिए आगे, इसका प्रयोग आखेट, युद्ध तथा रथ में किया जाता था। मतलब घोड़ा का जो प्रयोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए युद्ध में और रथ के रूप में, रथ के आगे में लगा के इसको एक वाहन के रूप में किया जाता था। देखिए आगे, भेड़ों से ऊन प्राप्त कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। पशुओं से लोगों को दूध, घी, गोबर, चमड़ा आदि प्राप्त होते थे। एक आर्य परिवार के पास सैकड़ों हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। देख लिए, अब तीसरा देखते हैं उद्योग धंधे किस टाइप का था यहाँ पे, कि व्यवसाय व्यवसाय किस चीज़ का वो करते थे। देखिए, उद्योग उद्योग धंधे, खेती तथा पशुपालन के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग धंधे भी आर्यों की आजीविका का के मुख्य साधन थे। देखिए आगे, आर्य लोहे में के प्रयोग में प्रवीण थे। मतलब वैदिक काल में जो है लोहे का प्रयोग होने लगा था, तो लोहे के प्रयोग में वह निपुण हो चुके थे। लोहे के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा आदि धातुओं का भी उन्हें ज्ञान था। ऋग्वेद में अश्म नामक धातु का उल्लेख है, जो संभवतः कांसा होगी। जो ऋग्वेद में जो है अश्म नामक जो धातु है, इसका उपयोग कांसा के रूप में किया जाता होगा, ऐसा मानना है इतिहासकारों का। आइए आगे देखते हैं, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए देखिए आगे, विभिन्न दस्तकारियाँ की मतलब विभिन्न दस्तकारियाँ का मतलब हुआ कि वो किस टाइप का सामान बनाते थे वैदिक काल में लोग। देखिए, वैदिक युग में तरह तरह की दस्तकारियों का विकास हुआ। समाज में बढ़ई, चमार, लोहार, बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकार तथा अन्य पेशेवर लोग रहते थे। समाज में शिल्पियों का काफ़ी महत्व था। शिल्पियों मतलब कि मूर्ति पे जो कला आकृति दिखती है, उसी को मूर्ति बनाना या ठोस पदार्थ पे कोई भी चीज़ बनाना, तो वह शिल्पियाँ हो गया, ठीक है? इसमें भी उस टाइम वैदिक काल में जो लोग रहते थे, उस टाइम के जो समाज रहते थे, इसमें काफ़ी निपुणता पाली थी। बढ़ई, आगे देखिए, बढ़ई, रथ, गाड़ी, हल आदि का निर्माण करते थे। बुनकर ऊनी तथा सूती कपड़े तैयार करते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाते थे। स्वर्णकार आभूषण तैयार करते थे। तो आप देख लिए कि विभिन्न प्रकार के दस्तकारियाँ, मतलब कि किस टाइप का सामान वो बनाने में निपुण थे। आइए आगे देखते हैं वाणिज्य व्यवसाय। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि बीच में ना रुकना पड़े। देखिए, वाणिज्य व्यवसाय, देखिए ऋग्वैदिक काल में व्यापार अधिक उन्नत अवस्था में नहीं था। तो देखिए, वैदिक काल में जो है व्यापार व्यापार होता क्या है कि आप जितना भी कोई भी सामान अपने क्षेत्र में उपजाते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए यदि पूरा उपयोग कर लेते हैं, तो व्यापार नहीं होगा वहाँ पे। देखिए, अपने क्षेत्र में उपयोग करने के बाद जो अधिशेष धन बच जाता है, उपयोग करने पर जो धन बच जाता है, वही धन से ना आप दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। तो उस टाइम जो है ज़्यादा उपजाऊ होता नहीं था। जो उपजाऊ होता था, जो गाँव ग्राम में लोग रहते थे, उसी में उपयोग हो जाता था। यदि बाय चांस यदि कुछ बचता भी होगा, तो उससे व्यवसाय होता था। इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार अधिक उन्नत अवस्था में नहीं था। देखिए आगे, पानी नामक व्यापारी का उल्लेख मिलता है। वह नदियों तथा समुद्र मार्गों से नाव के द्वारा व्यापारिक वस्तुओं को लाया ले जाया करता था। तो उस टाइम जो है नदियों के सहारे या समुद्र के मार्ग से ही नाव से वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापार सामान्यतः वस्तु विनिमय के रूप में होता था। देखिए, वस्तु विनिमय का क्या अर्थ हुआ कि यदि आपके पास गेहूँ है, यदि आपको चावल चाहिए, तो दूसरे लोगों के पास यदि चावल है, उसको गेहूँ चाहिए, तो एक दूसरे में बदल दिया जाता था। वस्तु विनिमय मतलब कि वस्तु के साथ वस्तु का बदलना। उस टाइम इसलिए
यह इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए वहाँ पे वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। देखिए आगे, गाय विनिमय का मुख्य साधन मानी जाती थी। आइए देखिए, समाज समाज किस टाइप का था उस टाइम का, समाज कैसे कैसे अपना चलाते थे। देखिए, समाज आरंभिक वैदिक काल का सामाजिक स्वरूप इस प्रकार का था। देखिए, सामाजिक वर्गीकरण थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, वैदिक आर्यों का सामाजिक संगठन कबीलों के रूप में था। परिवार का प्रधान गृहपति अथवा कुलपति कहलाता था। उनका संपूर्ण समाज परिवार के नमूने पर संगठित था, मतलब मिलजुल के वह रहते थे। कई परिवार एक परिवार में मिल के रहते थे। देखिए, कबीलों का जन कहकर पुकारा जाता था। जैसे कई परिवार मिल के एक परिवार रहते थे और सभी परिवारों को जो मिल के रहते थे उसको कबीला कहा जाता था। कबीला को जन के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, देखिए आगे, जन के सारे सदस्यों को सामूहिक रूप से विसा के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक विसा का प्रधान राजा होता था। तो राजा भी उस टाइम होता था और कबीला का एक राजा होता था। ठीक है, तो आगे आइए, आगे देखते हैं। प्रारंभ में कोई वर्ग विभेद नहीं था। ऋग्वेद में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, जिससे बाद में चलकर 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। वैदिक यज्ञों की जटिलता ने समाज में पुरोहित वर्ग के महत्व को बढ़ाया। आगे चलकर यही वर्ग ब्राह्मण वर्ग बना। सैनिक आवश्यकताओं ने कालांतर में क्षत्रिय वर्ग को जन्म दिया। मतलब देखिए, सैनिक आवश्यकता होती थी। ये हो सकता था कि एक कबीला दूसरे पर आक्रमण करते थे, तो राजा उन सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को सैनिक में भर्ती करते थे। तो वहीं से क्षत्रिय वर्ग का भी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। तो यह वैदिक काल से आरंभ हो गया था। और देखिए, उसके बाद पुरोहित वर्ग जो हो गया, जो यदि आपके क्षेत्र में कोई भी संकट आया तो पूजा पाठ करवाता था कुछ लोग, तो उसी को पुरोहित वर्ग, जो आगे चलकर ब्राह्मण वर्ग में कहलाए। देखिए आगे, बाद में वैश्य वर्ग की उत्पत्ति इसी से हुई। अनार्यों का अस्तित्व भी समाज में बना रहा। इन्हें दास अथवा दासियों कहा जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यही वर्ग आगे चलकर शूद्र कहलाया। धीरे धीरे समाज में वर्ग विभेद बढ़ने लगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, उसके बाद आता है परिवार। परिवार का क्या महत्व था वैदिक काल में। देखिए, आर्यों ने सामाजिक जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब हुआ कि परिवार का जो मुख्य सदस्य होता था वो पिता होता था। तो इसलिए पितृसत्तात्मक कहा गया है। हो सकता है कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो है मातृसत्तात्मक था, मगर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हो गया। देखिए आगे, और परिवार में पिता अथवा पितामह की प्रधानता होती थी। गृहपति का पद वंशानुगत होता था। पिता की मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र, मतलब ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र, उसका उत्तराधिकारी होता था। कभी कभी भाइयों में पृथक संपत्ति का बंटवारा भी हो जाता था। तो आइए जानते हैं कि वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था किस टाइप की थी वैदिक काल में। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार थी। देखिए, सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में किस टाइप का था वो देखते हैं। देखिए, कबीलों को जन कहकर पुकारा जाता था। एक जन के सारे सदस्यों को सामूहिक रूप से विसा के नाम से जाना जाता था। मतलब जन जो है कई, मतलब कबीला को ही जन कहा जाता था। कभी कभी सारे कबीलाएं, मतलब कई कबीला एक जगह मिलकर रहते थे, तो सामूहिक रूप से रहते थे, उसको विसा कह के नाम से पुकारा जाता था। देखिए आगे, कबीलाई राज्य व्यवस्था पूर्णतः समानतावादी नहीं थी। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है, जिसको 2 वंशीय समूहों के रूप में रखा गया है। प्रथम राजन्य था, वे जो युद्ध करते थे।
राजा प्रत्येक विषय का एक प्रधान होता था। युद्धों में जन का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में जो है जो युद्ध करते उसका नेतृत्व जो है राजा करता था। देखिए आगे, राजा का पद किस टाइप से होता था, कुछ राजा के पद के बारे में भी जानते हैं। देखिए राजा का पद, ऋग्वेद में यद्यपि राजा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, किंतु इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। राजा की उत्पत्ति स्वाभाविक गति से हुई और उसका पद स्वतः उच्च हो गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि राजा का पद देवी था और वह देवी अधिकारों में विश्वास करता था। राजा की आज्ञा सर्वमान्य थी। राजा जन अथवा विषय का राजा होता था, न कि भूमि का राजत एक प्रकार का केवल नेतृत्व था। प्रारंभ में प्रजा राजा को चुनौती देती थी। चुनाव के पश्चात उसका राज्याभिषेक होता था और तब जाकर वह राजपद का अधिकारी होता था। शुरू में जो है ये प्रजा ही राजा को चुनता था, मगर धीरे धीरे जो है ये वंशानुगत होने लगा। जो राजा बन गया उसी का बेटा राजा बनेगा। देखिए आगे, प्रजा को उसे राजपद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त था। शुरू में जो है कि प्रजा जो है राजा को हटा सकता था, मगर धीरे धीरे ये आगे चलकर ये राजा वंशानुगत हो गया। देखिए आगे, राज कर्मचारी राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी अथवा तथा अनेक कर्मचारी होते थे। मतलब राजा की सहायता के लिए जो पुरोहित, सेनानी मतलब कि सेना का जो अधिकारी होता है, सेनानी, ग्रामीणी मतलब गांव के लोग तथा अनेक कर्मचारी होते थे। इनमें पुरोहित सबसे प्रधान था। उसका राजा पर काफी प्रभाव होता था। वह राजा का अभिन्न हृदय, मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और आइए आगे देखते हैं। देखिए, सहायक होता था। पुरोहितों का मुख्य कार्य राज परिवार के धार्मिक गुरु के रूप में था, किंतु वे राजा के साथ रण क्षेत्र में भी जाते थे। पुरोहितों के पद पुरोहितों के बाद सेनानी का पद आता था। उसकी नियुक्ति संभवतः राजा स्वयं किया करते थे। देखिए, राजा की जो सहायता के लिए जो लोग होते थे, सबसे पहले पुरोहित होते थे, जो राजा के सबसे करीब होते थे। उसके बाद क्या होते थे, सेनानी, जो सेना का जो अध्यक्ष होता था वह सेनानी सेनापति होता था, जिसकी नियुक्ति संभवतः कहा जाता है कि राजा स्वयं इसकी नियुक्ति करते थे। देखिए आगे, सभा तथा समिति राजा निरंकुश नहीं होता था। विदय सभा और समिति जैसी जन संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी और उसे परामर्श देती थी। राज्य की बागडोर समिति के हाथ में रहती थी। मतलब राजा अपने क्षेत्र में क्या काम करेगा इसकी बागडोर जो है राज्य बागडोर जो है समिति के पास होता था। समिति में कई अधिकारी और कर्मचारी होते थे, जैसे पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ग्राम हो गया एवं अन्य कर्मचारी होते थे। सभा में करके वो निर्णय या डिसीजन लेते थे। इनका मतलब हो गया कि राजा जो है सर्वोपरि नहीं होता था उस टाइम। देखिए आगे, युद्ध व्यवस्था किस टाइप की थी। ऋग्वेद काल में युद्धों का महत्वपूर्ण स्थान था। आर्य लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। वे भारत से अनार्यों से तो युद्ध करते ही थे, साथ ही आपस में भी लड़ते रहते थे। युद्ध में योद्धा समूह की सहायता के लिए कबीले विशाल स्तर पर यज्ञ या बलि का आयोजन करते थे। युद्ध में जाने के लिए वह यज्ञ या बलि का आयोजन करते थे। इससे हो गया कि पुरोहित वर्ग का जो है विश्वास या उस पे उसका महत्वपूर्ण स्थान होने लगा था। वे देवताओं की स्तुति करते थे, जिससे देवताओं का आशीर्वाद मिले और युद्ध में सफलता मिले। पहले पहल सारे जन समुदाय यज्ञों में भागीदारी करते थे। इस यज्ञ में खाले तथा धन का वितरण किया जाता था। जो युद्ध से जीता हुआ धन होता था वह ग्रामीणों में बांट दिया जाता था। तो देख लिए पहला क्वेश्चन किस टाइप का वैदिक काल में सभ्यता, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था थी।
तो देख लीजिए संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया होगा, तो आपको हो गया कि एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको यह क्वेश्चन आएगा तो लिखना किस टाइप का है। तो सारा चीज़ का हम डिस्क्रिप्शन हम किए हुए हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है। गुप्त राज्य की प्रशासनिक, समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। गुप्त काल में जो है प्रशासनिक, समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था किस टाइप की थी, उसका विश्लेषण करना है इस प्रश्न में। आपको ये प्रश्न 20 नंबर का पूछा जा सकता है, और 20 नंबर का पूछने का मतलब है कि आपको इसको कम से कम 500 शब्दों में इसको उत्तर देना होगा। 500 शब्दों में देते हैं तो ही आपको 15 से 16 नंबर मिलेगा। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। यदि नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। देखिए देखिए आप लोग को हो रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के देखने का मतलब है कि आप कम टाइम में पूरा वीडियो देख लेंगे। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। देखिए गुप्त नरेशों ने एक कुशल प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की। यह उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा-सीधा नियंत्रण था। मतलब गुप्त नरेश, गुप्त जो राजा थे, उनका एक कुशल प्रशासनिक तंत्र थी, और वह कुशल प्रशासनिक क्षेत्र उसी क्षेत्र पे लागू होता था जिन पे उसका प्रशासनिक क्षेत्र मतलब उनका पूरा कब्जा होता था। इसके प्रमुख भाग निम्न हैं। राजा, प्रजा, गुप्तकालीन प्रशासन का मुख्य आधार था। राजा का पद पैतृक होता था। पैतृक मतलब हो गया कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। मतलब राजा हुआ, उसका पुत्र हुआ, वही राजा बनेगा। यहाँ पे जो जो ग्रामीण लोग थे, जो मतलब वहाँ के जो प्रजा थे, उनका कोई महत्व नहीं होता था राजा को चुनने में। देखिए आगे। और संभवतः ज्येष्ठ पुत्र को ही युवराज चुना जाता था। गुप्त सम्राटों ने परम, आइए आगे देखते हैं। देखिए परम देवता, परम भट्टारक, एकाधिराज, महाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती आदि उपाधियों का धारण की, और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अन्य छोटे शासकों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। प्रयास या परिस्थिति में समुद्रगुप्त को लोक लोक में रहने वाला देवता यानी लोक धाम्य देवस्य कहा जाता था। उसके सुचरित्र से अलंकृत गुणों के कारण कहा गया है। गुप्तों की उत्तराधिकार व्यवस्था भी इस बात का प्रमाण है कि गुप्त सम्राट राजपद को देवप्रद नहीं वरन योग्यता आधारित समझते थे। कभी-कभी रानियां भी पतियों के साथ मिलकर शासन करती थी। कुमार देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन चलाया था। गुप्त शासकों को असीम शक्तियां प्राप्त होती थी। ये शक्तियां राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा न्यायिक क्षेत्रों में फैली हुई थी। गुप्त सम्राट अपना उत्तराधिकारी स्वयं मनोनीत करते थे। देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए राजा के संबंध में प्रयोग किए गए इन संदर्भों से स्पष्ट है कि यद्यपि राजा के अंतर्गत सर्वोच्च शक्ति निहित थी, फिर भी उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म के अनुरूप कार्य करे। जनता से संपर्क करने हेतु सम्राट देश का दौरा किया करता था। राज कार्यों में परामर्श हेतु सम्राट की एक परिषद होती थी। संभवतः इसमें राजकुमार, उच्च कर्मचारी एवं सामंत सम्मिलित थे। किसी भी आक्रमण से आप देशवासियों की सुरक्षा करना राजा का मुख्य कर्तव्य होता था। राजा विद्वानों और धार्मिक लोगों का आश्रय देता था और हर समय उनकी सहायता भी करता था। राजा अपने केंद्रीय एवं प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। गुप्त काल में राजा ब्राह्मणों, शर्मनों और अन्य सबकी, जिनको उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, मदद करता था। कुंचकी या प्रतिहार सम्राट तथा परिषद में संपर्क करता था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। युद्ध के समय राजा सेना का नेतृत्व करता था।
युद्ध या आक्रमण के समय देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करना राजा का कर्तव्य होता था। राजा मंत्रिमंडल को आदेश देता था जिसे देव मानने के लिए बाध्य था। देखिए, मंत्रिपरिषद का क्या कार्य था। राजा विभिन्न मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। इन मंत्रियों या सचिवों की संख्या निश्चित नहीं थी। इनका प्रमुख कार्य राजा की सहायता जो है करना था। आइए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राजा का सहायता जो है करना था एवं उसे मंत्रणा देना था। नारद स्मृति से पता लगता है कि मंत्रीगण धर्मशास्त्र में कुशल, अर्थज्ञान में प्रवीण, कुलीन और सत्यवादी थे। राजा इनकी मदद से ही प्रशासन की देखभाल किया करता था। इन मंत्रियों का पद बहुधा वंशानुगत होता था। एक ही मंत्री कई विभागों का प्रधान हुआ करता था। हरिसेन एक ही साथ संधि विग्रहिक, कुमारामात्य और महादंड नायक था। राजा स्वयं मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता था। इस काल में पुरोहित को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं दिया गया था। मंत्रियों को विभिन्न विभाग सौंपे गए थे। संधि विग्रहिक, कुमारामात्य, महादंड नायक आदि पदों का उल्लेख विभिन्न अभिलेखों में हुआ है। देखिए, सेना किस टाइप का था वो देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज करके, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। देखिए, सेना जो है गुप्त शासकों के पास एक बड़ी सेना का संगठन था। सेना का नेतृत्व राजा करता था। इसके साथ ही सेना में एक मंत्री होता था जिसे संधि विग्राहिक, शांति, जिसका मतलब हुआ शांति और युद्ध के अभिभार वाला मंत्री कहा जाता था। उच्च अधिकारी इस मंत्री की सहायता करते थे। बहुत से अभिलेखों में इसके लिए औपचारिक उपाधि महाबलाधिक्यता का उपयोग भी हुआ है। इसके मतलब उसके अंतर्गत पिलुपति का मतलब हुआ हाथियों का प्रमुख, अश्वपति मतलब घोड़ों का प्रमुख, नरपति मतलब पैदल सेना का प्रमुख जैसे अधिकारीगण काम करते थे। सेना को वेतन नगद दिया जाता था। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अधिकारी नियुक्त था। वह भंडारगिरी को देखता था। देखिए, उसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, उसे रणभंडारिका भी कहते थे। इस अधिकारी के अन्य कार्य थे आक्रमण एवं सुरक्षा के लिए सेना को हथियारों की आपूर्ति करना, जैसे कि युद्ध कुल्हाड़ियों, धनुष, कमान, नोकदार भाले, तलवारें, बिछियाँ एवं लंबे नुकीले भाले आदि का। देखिए, राजस्व व्यवस्था किस टाइप की थी, कर किस टाइप से आता था गुप्त काल में। देखिए, राज्य की आय के कई प्रमुख साधन थे। सबसे अधिक आय भूमि कर से होती थी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन साहित्य और लेखों में आय के कई और साधनों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे नियमित कर, सामयिक कर, अर्थदंड, राज संपत्ति से आय और अधीनस्थ सामंतों से प्राप्त उपहार, नियमित कर। आइए आगे देखते हैं। देखिए, के अंतर्गत उद्रंग मतलब हुआ भूमि कर, उपारीकरण मतलब भूमि कर, भूतोवात्य, प्रत्यय, विष्टित तथा अन्य प्रकार के कर थे। राजा उपज का छठा भाग कर के रूप में लेता था। नगरों तथा गांवों से बाहर से आने वाले माल पर चुंगी लगता था। चुंगी मतलब चुंगी एक टाइप का कर था, वो लगता था। बंजर भूमि, जंगलों, चारागाहों, नमक की खानों पर राज्य का स्वामित्व होता था। ये सभी आय के साधन थे। देखिए, प्रांतीय शासन किस टाइप का था वो भी देख लेते हैं। विशाल गुप्त साम्राज्य की अनेक इकाइयों में विभक्त था। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश, भुक्ति या भोग कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में तीर भुक्ति मतलब उत्तरी बिहार में ये होता था। पुनरावर्धन जो दिनाजपुर में होता था। राजशाही जो उत्तरी बंगाल में था। मगध, सौराष्ट्र, अवंती जो पश्चिम मालवा के क्षेत्र में ये सब था। एरन मतलब पूर्वी मालवा आदि प्रमुख भुक्तियों के नाम मिलते हैं। गुप्त सम्राट द्वारा नियुक्त इनके शासकों को गोप, उपरिक या उपारिक
महाराज भौगोलिक लोकपाल राजस्थानीय कहते थे। प्रांतपति के मुख्य कार्य थे प्रांत में शांति एवं सुव्यवस्था कायम रखना और कर वसूलना, नहर, बांध, पथ आदि का निर्माण कराना आदि था गुप्त काल में। तो आप देख लीजिए गुप्त काल में किस टाइप का प्रशासनिक व्यवस्था था और वैदिक काल में किस टाइप का प्रशासनिक व्यवस्था था। ये 2 क्वेश्चन आपको 20-20 नंबर के पूछे जा सकते हैं। यदि पूछे गए तो आप इसको अच्छे से बना पाइएगा। यदि एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।